गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबों का इस अपने लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और यहाँ आज हम लोग एक नया सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और प्रत्येक सप्ताह इस चैनल पर आपको एक नया सेट मिलेगा जिसमें कि प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी क्वेश्चंस होंगे। ये विशेष करके पीसीएस एग्जाम्स, हर एक स्टेट के पीएससी और इवन यूपीएससी वगैरह में भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके कंटेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनका लेवल अच्छा होता है। तो आप से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें और देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो प्रत्येक सेगमेंट वाइज मैंने 10-10 क्वेश्चंस का एक से बनाया हुआ है। पूरे जीएस सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स और साइंस। यानी कि सारे जितने भी हैं जीएस के सेगमेंट्स उन सबसे 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किन्हें लिखित साक्ष्यों की कमियां या सीमाएं माना जा सकता है? पहला है साम्राज्यों की सीमाएं बताने की असफलता। दूसरा, नियमित एवं दैनिक बातों की जानकारी देने की असफलता। तीसरा है लेखन शैली एवं लिपि की जटिलता। और चौथा, विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देने की असफलता। तो इसमें से कह रहा है कि ये ए ऑप्शन में कह रहा है 1, 2 और 3 सही होगा, और बी कह रहा है 1, 2, 4, सी कह रहा है 2, 3, 4 और डी कह रहा है 1, 3, 4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। 2, 3 और 4, जैसे कि इनमें से किसे लिखित साक्ष्यों की कमियां या सीमाएं माना जा सकता है? तो 2 है नियमित एवं दैनिक बातों की जानकारी। जितने भी साक्ष्य हैं लिखित ये नहीं दे पाते हैं। ये विशेष करके राजा महाराजाओं के गौरव गाथाओं पर ही आधारित है। और दूसरा है लेखन शैली और लिपि की इतनी ज़्यादा जटिलता है कि बहुत ही कम ही हार्डली ही समझ में आई है अभी तक के जितने भी लिखित साक्ष्य रहे हैं वे सब। और तीसरा है विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देने की असफलता। तो जीवन के और भी विभिन्न आयाम जो होते हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। और साम्राज्यों की सीमाएं बताने की असफलता का जहाँ तक सवाल है तो ये सब तो बता ही देते हैं लिखित साक्ष्य। तो हमारा आंसर 2, 3 और 4 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित किया जा सकता है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित करने को कह रहा है किन किन चीज़ों को किया जा सकता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वस्त्र धारण की अवधारणा पर बल, ये महायान शाखा में था। और पूजा एवं उपासना पर बल, यह भी था। और चौथा, बोधिसत्व की धारणा पर बल, यह भी था। निर्वाण की अवधारणा यह महायान शाखा से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सिंचाई नियमित एवं अनियमित दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान की आदत से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण थी। और तीसरा, पशुओं को पालने की प्रथा काफी प्रचलित थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो तीनों ही सही है। तो देखते हैं एक बार और इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंचाई नियमित थी और अनियमित दोनों ही प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थी, बिल्कुल। और नियमित स्रोत कहते हैं जो नदी नालों से जो की जाती है सिंचाई, और अनियमित होता है कि क्यारियाँ बना करके या फिर
नदियों से एक पतली सी नाली खोल करके लाई जाती है खेतों तक, तो वो अनियमित होती है, वो कुछ ही समय के लिए होती है, इसलिए अनियमित होती है। दूसरा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान की आदत से ये संकेत मिलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण थी। बिल्कुल, खान पान बहुत ही साधारण था उनका। और तीसरा, पशुओं को पालने की प्रथा काफी प्रचलित थी। हाँ, पशु विशेष करके पाले जाते थे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि सभी सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सुलह ए कुल के विचार से संबंधित थे? सुलह ए कुल के विचार से संबंधित है तीर्थ यात्रा एवं जजिया कर की समाप्ति, बिल्कुल, और बादशाह की सेवा एवं निष्ठा के आधार पर पदों का आवंटन, हाँ यह भी होता था, और धार्मिक स्थलों को अनुदान देना, यह भी था सुलह ए कुल की नीति अकबर की। राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना, राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना, यह सुलह ए कुल की नीति से संबंधित नहीं था। यह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का एक तरीका था और लोकप्रिय करने का एक तरीका था। यह सुलह ए कुल से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ए आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुलह ए कुल से संबंधित था तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति, बादशाह की सेवा एवं निष्ठा के आधार पर पदों का आवंटन और धार्मिक स्थलों को अनुदान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कबीर महान भक्ति संत का एक उदाहरण था, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कबीर से संबंधित कथन है, कबीर ने ईश्वर के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया। कबीर की कविताओं में कभी कभी भिन्नता एवं टकराव का पुट दिखाई देता है और कबीर के उपदेशों में सत्य की साधारण व्याख्या की गई है। तो इसका अगर हम ढंग से इसको देखें तो कबीर के उपदेशों में सत्य की साधारण व्याख्या है, कबीर की कविताओं में भिन्नता और टकराव का भी पुट है। ठीक है, कुछ कबीर के कुछ अपने वक्तव्य जो हैं अपने ही वक्तव्यों का विरोध करते दिखाई देते हैं। और तीसरा है, कबीर ने ईश्वर के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया, तो यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि डी, ये सभी सही हैं। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैववाद का उदय हुआ, लिंगायत या वीर शैववाद की विशेषताओं को बताइए। वीर शैववाद जो कि लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था, इसकी क्या विशेषताएं थी, यह पूछ रहा है। तो आंसर होगा इसका, देखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, पुनर्जन्म में वीर शैववाद का विश्वास नहीं था, तो ये नहीं होगा। व्यस्क होने के बाद होना चाहिए, मिसप्रिंट है। व्यस्क होने के बाद बालिका विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ठीक है, तो यह भी सही है, ये सही है। दाह संस्कारों की महत्ता की स्थापना, नहीं, यह इसमें नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर केवल 2 होगा, यानी कि बी। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अन्य भारतीय शासकों के समान हैदर एवं टीपू भी विश्व में होने वाले विकास से अनभिज्ञ थे। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, हालांकि धार्मिक मामलों में वे काफी ज्ञानी एवं उन्मुक्त विचारों वाले थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। तो अन्य भारतीय शासकों के समान हैदर एवं टीपू भी विश्व में होने वाले विकास से अनभिज्ञ थे, यह जो कह रहा है यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय विश्व के तत्कालीन घटनाओं में वे रुचि ले रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय टीपू सुल्तान ने आज़ादी का वृक्ष लगाया था, तो ये सब चीज़ें घटनाएं जो उस समय हो रही थी उन सब से वो पूरी तरह वाकिफ थे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, हालांकि धार्मिक मामलों में वे काफ़ी ज्ञानी एवं उन्मुक्त विचारों वाले थे, तो यह सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा केवल 2 सही है। ठीक है,
यानी कि वे हैदर और टीपू धार्मिक मामलों में काफी ज्ञानी एवं उन्मुक्त विचारों वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से पेशवाओं का कौन सा सही क्रम है? पेशवाओं का सही क्रम पूछ रहा है। ये सारे पेशवाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव, विश्वनाथ बालाजी बाजीराव, यहाँ पे हम देखेंगे कि बाजीराव बालाजी, विश्वनाथ बालाजी बाजीराव माधवराव, ये जो भी है, तो इसमें जो राइट है क्रम, सही क्रम इसमें है ये बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आए बालाजी बाजीराव, फिर आए बाजीराव माधवराव। तो ये सही क्रम है, तो राइट आंसर ये बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9वां क्वेश्चन, अंग्रेजों के पक्ष में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों के पक्ष में फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान करमुक्त व्यापार के लिए अंग्रेज कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखिए, अगर हमने पढ़ा होगा तो ये अगर हम जांच करें इनकी, तो ये हम देखेंगे कि ये दोनों ही कथन जो हैं सही है। जो अंग्रेज कंपनी को करमुक्त व्यापार जो दिया गया था फर्रुखसियर के लिए, वो अंग्रेज कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के समान ही साबित हुआ। और पहला कारखाना जो अंग्रेजों का खुला था वह सूरत में ही खुला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सही है, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक नादिर शाह के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? नादिर शाह के आक्रमण का प्रभाव कौन सा नहीं था? तो यहाँ पे इससे साम्राज्य को अपूरणीय क्षति हुई, यह तो हुआ ही था। इससे मराठा सरदारों एवं विदेशी व्यापारिक कंपनियों की दुर्बलता उजागर हो गई, बिल्कुल हो गई। और इससे साम्राज्य की आर्थिक दशा तबाह हो गई तथा इसने देश की आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया, यह भी था। और डी है, इसने अधिकांश प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, जिसमें से अधिकांश पूर्व दरबारी थे। तो पूर्व दरबारी जो थे यह थोड़ा सा संदेहास्पद है, तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर मतलब कि डी है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा नहीं था पूछ रहा है, कौन सा प्रभाव नहीं था, तो जो प्रभाव नहीं था वो यही डी था, ठीक है, डी नहीं था। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 है भूगोल, हिस्ट्री खत्म हो गया। पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रह या ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? पश्चिम से सूर्योदय किस ग्रह अथवा ग्रहों पर होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मतलब बुध, अरुण, शनि और शुक्र दिया गया है। तो इसमें से चुनना है किन किन ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अरुण पे और दूसरा शुक्र पे सूर्योदय पश्चिम से होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदा तथा पेंच घाटियां लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये घाटियां मध्य प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कि चांदा और पेंच घाटियां जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है और ये घाटियां मध्य प्रदेश में हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में है? पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र जो है यह आपको तमिलनाडु में पड़ता है, पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विस्तृत भागों में एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते पाए गए हैं।
पाए जाते हैं और मानसून वनों में सागौन के वृक्ष बड़े क्षेत्रों में एक साथ उगते पाए जाते हैं। तो इन सब की सत्यता को मतलब कि जांचना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो कह रहा है विस्तृत भागों में एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते पाए जाते हैं, तो यह मतलब कि संदेहास्पद है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की मतलब वृक्ष की प्रजातियों की बहुलता है, मतलब बहुत सारी प्रजाति के वृक्ष एक साथ उगते हैं। एक ही प्रकार के जो कह रहा है ये एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। आगे दूसरा देखते हैं, मानसून वनों में सागौन के वृक्ष बड़े क्षेत्रों में एक साथ उगते पाए जाते हैं, तो ये सही हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैसा आर्किड सैंक्चुअरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित आर्किड के संरक्षण के लिए स्थापित एक संरक्षित क्षेत्र है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पश्चिमी घाट में अनेक प्रकार के आर्किड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से कथन सही है। सैसा आर्किड सैंक्चुअरी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, तो यह सही होगा, सही है ये। और पश्चिमी घाट में अनेक प्रकार के आर्किड पाए जाते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यह सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। कुछ वर्षों में 12 के स्थान पर 13 पूर्ण चंद्रमा होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक ऋतु 3 महीने की अवधि होती है एक ऋतु की, तो यानी कि 3 महीने या एक ऋतु की अवधि में 4 पूर्ण चंद्र होते हैं। इनमें से कौन से पूर्ण चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो ब्लू मून जो कहा जाता है वह होता है तीसरा पूर्ण चंद्रमा जो होता है वर्ष का, वह कहलाता है ब्लू मून, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्य एल नीनो वर्ष में अटलांटिक महासागर में कम हरिकेन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और एल नीनो मोडोकी वर्षों में अटलांटिक महासागर में अधिक हरिकेन विकसित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि सामान्य एल नीनो वर्ष में अटलांटिक महासागर में कम हरिकेन जो कह रहा है यह गलत है स्टेटमेंट। और ये सही है, जल्दबाजी में हो गया, ये सही है ये स्टेटमेंट। और ये भी सही है, दूसरा भी सही है, एल नीनो मोडोकी वर्षों में अटलांटिक महासागर में अधिक हरिकेन विकसित होते हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और भूगोल, क्वेश्चन नंबर 20 और ये भूगोल का हो जाएगा आपको 20वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, खत्म हो रहा है भूगोल सेगमेंट। तो फैलोइंग शब्द से क्या तात्पर्य है। फैलोइंग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो फैलोइंग शब्द कहलाता है फैलोइंग शब्द भूमि को परती छोड़ने को फैलोइंग कहा जाता है। तो फैलोइंग भूमि को परती छोड़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, नगर पालिकाओं को कितने विषयों से संबंधित शक्ति देने का प्रावधान अनुच्छेद 243 ब में किया गया है। नगर पालिकाओं को कितने विषयों से संबंधित शक्तियां देने का प्रावधान अनुच्छेद 243 ब में किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 विषय, यानी कि 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं नगर पालिकाओं को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। पंचायती राज संस्थानों को कुल कितने विषय सौंपे गए हैं। पंचायती राज संस्थानों को कुल मिलाकर के 29 विषय सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर और अपवादों के साथ स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था। तो आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा किस माध्यम से निर्णय पर पहुंचती थी। तो संविधान सभा के प्रावधान जो भी होते थे उस पर संविधान सभा
एक मत से निर्णयों पर पहुंचती थी। ठीक है, जब सब लोग एक मत हो जाते थे तब जाकर के निर्णय लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो यहाँ पे देखते हैं, नागरिकता संबंधी प्रावधान यह नहीं हुआ था उस समय लागू। चुनाव संबंधी प्रावधान यह भी नहीं था। अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान यह लागू हो गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था और यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना था। हाँ, यह सही है, मूलभूत अधिकारों के निर्माण का यह आधार बना था और है इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था। तो राइट आंसर हमारा यही 3 और 4 होगा। उद्देश्य प्रस्ताव का जो उस समय था यही 3 और 4 थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 पे चलेंगे अब। 27 है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है? कौन सा लक्षण जो है वह भारत के संविधान को सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी प्रकार, एक मिनट, राइट आंसर इसका यस, विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। बिल्कुल इसके आधार पर है। और यह सभी प्रकार के भारतीय नागरिकता के विषय में और नहीं, और इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं। तो 2 और 4 हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? तो जो गलत है वह इसमें न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह ब्रिटिश परंपरा से नहीं है, तो गलत वाला यही है और बाकी सारे सही हैं। जैसे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से। तो ये सभी सही है, एक गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति उसके पद से नहीं हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति किसको उनके पद से नहीं हटा सकते हैं? तो महान्यायवादी को तो हटा सकते हैं, राज्यपाल को भी हटा सकते हैं और इसके अलावा उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी हटा सकते हैं। बाकी बचता है एक मंत्रिपरिषद, तो इसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सरकार की नीतियों को व्यवहार रूप देते हैं, मतलब कि कौन सरकार की नीतियों को व्यवहार रूप देते हैं? तो सरकार की जो भी नीतियां बनाई जाती है उनको व्यवहार रूप मंत्रिमंडल देती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न है इसमें, जो कि किसी भी सेट में समसामयिक घटनाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। तो 10 क्वेश्चन इसमें से भी हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में बाघों की संख्या 96 है, 88 से बढ़ करके 96 हुई, तो कुल मिलाकर के 8 बाघों की संख्या बढ़ी है, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com में ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? ऑनलाइन FIDE-Chess.com हुआ था इसके थ्रू, तो उसमें ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब चाइना ने जीता है।
राइट आंसर चीन हो जाएगा। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है यह है 11 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड से भारतीय रक्षा मंत्री ने 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है और यह जो है ये लिपुलेख दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाता है और यह एक नया ही अभी हाल ही में तैयार कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कोविड-19 से निपटने हेतु कितने डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 500 मिलियन डॉलर पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि जो दर्ज की गई है 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो यह इसमें इस सूची में राजस्व घाटा अनुदान जिन जिन राज्यों को दिया जाएगा वे कुल मिलाकर के 14 राज्य हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया? तो यह मंडियां थी कुल मिलाकर के 177। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? FIR आपके द्वार की जो योजना शुरू हुई है यह मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन इसके भी पूरे हो गए। तो इस तरह से समसामयिकी का सेगमेंट भी खत्म होता है। अब है सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस इसमें से भी है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 41 इस सेट का 41 और सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन, दूध पिलाने वाली माताओं को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कुल मिलाकर के दूध पिलाने वाली माताओं को कुल मिलाकर के 70 ग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक, यह विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। ठीक है, अंडे के सफेद भाग को एमिनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? अंडे के सफेद भाग को एमिनो अम्ल में जो परिवर्तित करता है वह है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होती है हितैषी अंतरा मलेरिया, बिनाइन ट्रशियन मलेरिया। बिनाइन ट्रशियन मलेरिया, हितैषी अंतरा मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई वास्तविक तस्वीर का आकार, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई वास्तविक तस्वीर का आकार कैसा होगा? तो इसमें आंसर है वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो तस्वीर बनाई जाती है वह वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, लेक्लांचे सेल 1.5 वोल्ट का बिल्कुल सही, और डैनियल सेल
1.1 वोल्ट, ये भी सही। और कह रहा है शुष्क सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल 1.5 वोल्ट, शुष्क सेल 1.5 वोल्ट, यह भी सही है। और सीसा संचायक, सीसा संचायक है 3 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, तो यह नहीं है, यह नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किसको किस में परिवर्तित करने के लिए परिशोधकों का प्रयोग किया जाता है? तो परिशोधकों का जो प्रयोग किया जाता है वह एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, एसी को डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के, हीलियम के 1 परमाणु के लगभग बराबर होता है अल्फा कण के धनावेशों का द्रव्यमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अमोनियम, ये भी सुमेलित करने वाला है, अमोनियम सल्फेट, सोडियम पेरियोडेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हीरा, तो इन सबको सुमेलित करना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा अमोनियम सल्फेट को मिलाएंगे, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है इसमें है, अमोनियम सल्फेट को मिलाएंगे हम लोग उर्वरक, ये उर्वरक है। और सोडियम पेरियोडेट ऑक्सीकारक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल है, और हीरा ना घिसने या सड़ने वाला पदार्थ। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका 49 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आसवन है, आसवन क्या है? ठोस का शुद्धिकरण, द्रव का शुद्धिकरण, गैस का शुद्धिकरण या ऊर्ध्वपातन। तो इसमें आसवन जो है इसका राइट आंसर होगा, यह द्रव का शुद्धिकरण है। तो ये थे हमारे आज के सेट के टोटल 50 क्वेश्चन। आप इन सबको कीजिए एक बार, और उसके बाद पहले सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर आंसर देख करके फिर से इसको कीजिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।